नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, आज से आप सभी का यह स्टेट का प्रैक्टिस सेट चैनल पर प्रारंभ हो रहा है। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, प्रैक्टिस सेट लाने में देर हो गया है। हम आप सभी से कहीं ना कहीं एक पोल के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास किए थे कि आप सभी का बिहार स्टेट में कौन कौन से विषय हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पोल जो आया था वो सोशल साइंस का आया था। इसलिए हम सोशल साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, आप सभी थंबनेल को देख चुके होंगे, तो इसी प्रकार हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। बिना किसी देर किए बहुत ही बेहतर ढंग से हम आज प्रैक्टिस सेट को समझेंगे और लगातार आपका ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी कहीं ना कहीं सिलेबस देख चुके होंगे, जिनका जिनका जो विषय है उस विषय के माध्यम से, कि हर विषय में आपका जो है 100 क्वेश्चन जो होगा वो आपके विषय से होगा और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो सभी के लिए होंगे, जो कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सोशल साइंस पे बात करने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार आप लोग भी प्रयास कीजिएगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट को दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है। जो नगदी फसल है साथी, इसमें से कौन सा नहीं है, तो याद रखना है चाय जो है यह क्या है, नगदी फसल नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है आप सभी को कि जो टीजीटी वाले हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं टीजीटी वाले, ठीक है, उनके लिए हम एक बात बता देते हैं कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मात्र आप 9th और 10th का बुक पढ़ लीजिए, सारा का सारा वहीं से है। हम आपको सिलेबस का एक लेक्चर डाले थे, एक वीडियो डाले थे, उसमें हम प्रूफ के साथ आपको दिखाए भी थे। उम्मीद है कि आप सब देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, उसमें पूरा प्रूफ के साथ दिखाया गया है। ठीक है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए थोड़ा सा हम इस पे बात भी कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, नगदी फसल हम किसे कहते हैं? नगदी फसल जो है साथी, वह उन फसलों को कहा जाता है जिसे उत्पादन के पश्चात प्रत्यक्ष बाजार में बेचा जाता हो, जिसके बदले में हमें क्या मिलता हो। जैसे हम आलू का उत्पादन करते हैं तो आलू को हम बाज़ार में बेचते हैं और तुरंत इसके बदले में हमें क्या मिलते हैं, पैसा मिलते हैं। इसी को हम नगदी फसल कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन आपका, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और यह आपका हो जाएगा कहाँ पे है, तो याद रखना है उपयुक्त में से किसी में नहीं है। तो ये है कहाँ, तो याद रखना है साथियों, नियाग्रा जो जलप्रपात है यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, क्या यहाँ पे अमेरिका है? नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राइट आंसर होगा क्या, तो उपयुक्त सभी सही है। कैसे सही है समझते हैं। देखिए, धूल या फिर धुआं एक क्या होता है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं धूल, धुआं एवं नमक के कण जल वाष्प को आकृष्ट करने के कारण क्या करती है, तो आर्द्रताग्राहीन नाभिकीय का कार्य करती है, जिनके चारों ओर क्या हो जाता है, तो याद रखना है संवहन के कारण जल बूंदों का निर्माण होता है। और इस प्रकार से जो है यह आपका तीनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जिस तरह से आपका शिक्षक भर्ती का क्लास होता था और पीडीएफ मिलता था, वैसे ही ये भी आपको पीडीएफ तुरंत क्लास ओवर होते के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। तो साथियों, इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो याद रखना है कैलाश हिमानी। ठीक है, कैलाश हिमानी कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, सिंधु नदी जो है लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी के दूसरी भाग की ओर पड़ता है। अगर हम बात कर ले इसकी लंबाई की या फिर हम कह लें ऊंचाई की, तो कितना है, तो 5000
याद रखना है 5000 मीटर है। ठीक है, कोई समस्या? तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंधु नदी के बारे में पूरा बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठते होंगे, जो कि हम कोई भी क्वेश्चन से हटकर अगर कोई पॉइंट बता रहे हैं तो उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। शिक्षक भर्ती में आप देखे थे क्वेश्चन का विश्लेषण हम बहुत ही बेहतर ढंग से किए थे। अगर थोड़ा सा भी आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं, जितना हम आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डिस्कस किए थे, 100% उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। हम डिस्कस किए थे और हम क्वेश्चन का एनालिसिस जब किए थे तब भी बताए थे। तो यही वजह था कि आप लोग सही नहीं कर पाए, जो भी मेरे विद्यार्थी हो या फिर कोई भी हो। तो ये कारण था कि आप लोग नोट डाउन नहीं किए। हम बार बार बोलते थे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो फ्लो में निकलते हैं। अगर आप उसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपको आने वाले समय में हर एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला होता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं नोट डाउन किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो कहता है मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे क्या है? तो याद रखना है लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की? तो मिस्र की नील नदी है। कैसे है? आइए चर्चा करते हैं इस पे। देखिए, नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपकी इससे लंबाई भी पूछ ले तो याद रखना है लंबाई भी आपको जानकर चलना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। हर तरफ से हम लोग को सचेत रहना है। तो इसकी लंबाई की अगर हम बात कर ले तो कितना हो गया? 6690 क्या है इसका किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। कौन सा? तो मिस्र की नील नदी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसके पश्चात अगर हम बात कर ले सेकंड नंबर पे, तो वो क्या आता है? तो अमेजन आता है, जो कि विश्व की सबसे विशाल नदी अमेजन भी आती है। इसके बाद याद रखिएगा सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या क्वेश्चन कहता है आपका? समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण कहलाता है या फिर संचरण है? तो ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो निर्माण धनात्मक संचरण कहलाता है। समुद्र का स्थल की ओर जो बढ़ना संचरण होता है वह कौन सा होता है? तो निर्माण धनात्मक संचरण कहलाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न कहता है नेक्स्ट, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? सामान्य वायुमंडलीय जो दाब होते हैं कितने होते हैं? तो इस प्रकार आप यहाँ पे ऑप्शन को देख सकते हैं। और भी प्रश्न हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो चयन करने में। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होने दीजिए। तो इस प्रकार से आप सभी लोग अपना आंसर को देने में सक्षम होंगे। तो इस प्रकार आप लोग देख लिए। अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा हम वक्त आप सभी को भी दे रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, 11 तारीख से आपका एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर रहिए, डबल तैयारी कीजिए तभी कुछ होगा। और यह आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक सेकेंड। कहता है दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं क्या? दो समानांतर भ्रंशों के बीच के जो धंसे हुए भाग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको हम कंदरा कहते हैं, यू आकार की घाटी कहते हैं, भी आकार की घाटी कहती है, या फिर भ्रंश घाटी कहते हैं? तो जल्दी बताएं इसको हम क्या कहते हैं। देखिए, घाटी कई प्रकार के होते हैं जिसमें यू आकार के भी होते हैं, अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे। भी आकार के होते हैं और भ्रंश घाटी भी कहलाते हैं, कंदरा घाटी भी कहलाते हैं। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो याद रखना है यह आपका हो जाएगा भ्रंश घाटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? जब दो भ्रंश रेखाएं के बीच का चट्टान भाग नीचे की ओर धंसा हुआ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो भ्रंश घाटी कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो जल्दी से बता दीजिए। आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर है। अगर हम बात कर ले इसके बारे में तो याद रखना है दामोदर घाटी जो परियोजना है यह कहाँ पे स्थित है? जल्दी आप लोग बता दीजिए। तो यह आपका हो जाएगा क्या? यह गलत है। ठीक है, दामोदर
घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पर स्थित है और यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस प्रकार से आपका यह जो प्रश्न है, यह जो ऑप्शन है, यह क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी राइट, सभी के सभी राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो कहता है निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है और प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न बहुत बेहतर है और डेप्थ में है। चीज़ों को जितना ज़्यादा आप समझने में टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। निम्नलिखित में से तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा होता है, ये पूछ रहा है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है प्राकृतिक रूप से नहीं किया जाता है, मतलब मैनमेड है, मनुष्य के द्वारा निर्माण किया जाता है। तो इसमें से क्या होंगे, यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है या फिर प्लूटोनियम है। तो प्यारे साथियों, यह आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम जो है यह आपका रेडियो सक्रिय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कहता है दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। तो साथियों, इसको हम क्या कहेंगे, तो ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी हो, इतिहास हो या फिर आपका सिविक्स पॉलिटिकल साइंस हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। और याद रखिएगा, अगर आपका, वैसे हम सोचे थे कि आपको हम थ्योरी क्लास भी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन अब समय ही नहीं है। अब 11 तारीख को ये बीपीएससी के द्वारा हो या फिर बिहार की किसी भी हम संस्था की बात कर ले, बीएसएबी के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो, सभी कहीं ना कहीं पता नहीं क्या सोच कर काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि 25 को डेट था और अंततः 26-27 छोड़कर उसके बाद एडमिट कार्ड निकाल दिया गया है। आज की अगर हम बात कर लें तो कल आप देखे होंगे हाई कोर्ट के द्वारा एक नोटिस निकाला गया जिसमें बताया गया है कि फिर से थोड़ा सा क्या होगा, 25 तारीख कल के तक बदलाव करने का वक्त दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम जो आपका है वो समय पे ही होगा, अर्थात आपका 15 सितंबर से पहले एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसलिए थोड़ा सा क्या है, थ्योरी क्लास हम नहीं लेकर आ पा रहे हैं ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। अब थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो चलती है यह आपको कब चलती है, तो अक्टूबर से जनवरी तक चलती है, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, एक सेकंड साथियों, क्षमा चाहेंगे, इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कैसे होगा, देखिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यह आपका जून को 5 जून से लेकर अगर हम बात कर ले तो 5 जून को केरल में मानसून विस्फोट के साथ प्रारंभ होती है और सितंबर में आते आते यह आपका क्या है, प्रारंभ कर अक्टूबर को अक्टूबर, पूरे अक्टूबर की अगर हम बात कर लें तो लगभग पूरे भारत में फैल जाती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे आपका राइट आंसर जो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो उसकी तारीख है क्या होती है। तो साथियों, उसकी जो तारीखें होती है एक दिन बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, सुनना है इसको भी। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से पूर्व, जिसमें हम अगर बात कर ले, जैसे हम एशिया में रहते हैं तो जब हम कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तब की हम बात कर लें, क्योंकि हम कहाँ हैं, हम इस साइड में हैं, अमेरिका कहाँ है, इस साइड में है। तो पश्चिम से पूर्व जब हम जाते हैं, जैसे यूरोप हम जाते हैं, यूरोप के किसी भी देश, एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है, तो उस समय जाते जाते क्या होता है, तो एक दिन क्या होता है, घट दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। और पश्चिम से पूर्व जाते समय सोमवार को सोमवार ही कर लिया जाता है, अर्थात अगर हम सीधी शब्दों में अगर बात कर लें तो यहाँ याद रखना है, हमें एक दिन का लाभ हो जाता है और एक दिन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। हम बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं पूरा, कि आपको कोई समस्या ना हो। ज़्यादा बोझ नहीं लेना है, समझ में ना आए कमेंट कर देना है। ठीक है, फिर से हम प्रयास करेंगे कि आपको नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन का आंसर सही से समझा दें। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है। देखिए, सूर्य की सतह का जो तापमान है यह लगभग कितने हैं, तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा लगभग, अगर बात की जा रही है तो 50,000
एक सेकेंड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। लगभग बात की जा रही है, अनुमानतः है, इसको आप प्रॉपर मत मान लीजिएगा, ठीक है, यह लगभग बात की जा रही है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, तो कहता है सील क्या है। देखिए सील जो है ये क्या है, तो याद रखना है, सील एक प्रकार का कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर है, ठीक है, जो कि आपको इस प्रकार से याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब लावा, ध्यान से सुनना है, जब लावा का जमाव चट्टानों की दो परतों के बीच होती है तो भी क्या होते हैं, सील का निर्माण होता है। तो उम्मीद है कि सील के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। सील का एक प्रकार से हम कहें तो आपको एक सेंटेंस भी बता दिए हैं, अगर आपसे पूछे कोई सील क्या है तो आप बता पाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होते हैं वह क्या होते हैं, तो याद रखना है, वह आपका हो जाएगा 22 दिसंबर को, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो कि आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयास हमारा है कि आपको बहुत ही बेहतर ढंग से बेहतर चीज़ दिया जाए। देखिए प्रैक्टिस सेट बहुत सारे मार्केट में निकले हुए हैं, आप दुकान जाकर देख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा प्रैक्टिस सेट का चयन किए हैं जो कि प्रॉपर रूप से एक आपको गाइडेंस दे सकता है, जो कि प्रॉपर रूप से एक मान्यता प्राप्त कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से बहुत सारे चीज़ों को फ़ायदा होगा। ये हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, हाँ, लेकिन आपको इतना तैयार हो जाइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, क्वेश्चन का जो प्रवृत्ति होता है उसको पकड़ पाएंगे आप, ठीक है। भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो भारत के जो प्राकृतिक वनस्पति है, ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है और यह आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। कैसे होंगे, क्योंकि भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों के संबंध की अगर हम बात कर लें तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में संगहन उष्मा कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल राइट है। और औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसून वन भी पाए जाते हैं, यह भी सत्य है। नेक्स्ट आपका जो है वह निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल राइट है। और इस प्रकार हमने क्या पाया है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यह बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है। देखिए देश और राजधानी की बात की जा रही है आपको एक ही प्रश्न में, अर्थात यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फंसाने का बात की जा रहा है, ठीक है। अभी आपको ये क्वेश्चन का जो लेवल है कुछ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अभी आप निश्चिंत से अपने घर पे हैं। अगर आप यही क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में अगर आप इसको सॉल्व करते रहते हैं तो आपका पसीना छुड़ा देता है। क्वेश्चन को समझना जाए तो बहुत हार्ड है। एक ही क्वेश्चन में आपसे देश और राजधानी भी पूछ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे टफ है, और कुछ भी ऐसा रहा है कि आपको शायद सुना भी नहीं होगा इसमें से कुछ, जिसमें अगर हम बात कर लें तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर जो होंगे साथियों, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, तो इथियोपिया। इथियोपिया का नाम बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो शायद नहीं सुने होंगे, किस किस ने सुना है ये आप लोग जरूर कमेंट कर कर बताइएगा। अब इथियोपिया की अगर हम बात कर लें तो इथियोपिया जो है ये क्या है, तो याद रखिएगा सूबा फिजी की राजधानी है, ठीक है। सूबा जो है यहाँ पे सूबा देखिए आप लोग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है, तो ये तो गलत है ना। सूबा किसकी राजधानी है, तो फिजी की राजधानी है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इथियोपिया दिया है, अर्थात यह बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कहता है कैस्पियन सागर या फिर हम कह लें झील अवस्थित है, तो कैस्पियन सागर या फिर झील जो अवस्थित है ये कहाँ है, तो कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में अवस्थित हैं। ये अब कब आपको पता चलेगा, जब आप क्लास 9th के ज्योग्राफी के बुक को पढ़ेंगे। हम आपको इमेज भी दिखाए थे, बुक का इमेज दिखाए हैं, सिलेबस दिखाए हैं, सब कुछ दिखाएं। तो एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास ओवर होने के बाद जो बिहार स्टेट का सिलेबस है उसको आप लोग जरूर देखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें चर्चा किया गया है, तो आप लोग प्लीज़ उसको देखिए। और साथ में उसमें आपको नोट्स दिखाया गया है, कौन कौन से बुक पढ़ने हैं ये सब कुछ दिखाया गया है, तो प्लीज़ आप लोग जाकर देखिए उसको, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, देखिए इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना है प्यारे साथियों, यह जो आइसो
हेल्स जो है यह क्या है, यह बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है समझिएगा। अगर हम बात कर ले आइसोहेल्स की, आइसोसोल्स लाइन समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली एक रेखा है। बाकी सभी जो है यह सही है, लेकिन यह क्या है, यह गलत जोड़ा है। इस प्रकार से हम आपको बता सकते हैं। आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन रिक्त घाटी में स्थित नदी है। देखिए, चंबल है, ताप्ती है, सोन है और आपका लूनी है। इसमें से कौन सी घाटी जो है यह आपका रिक्त घाटी में स्थित नदी है। प्यारे साथियों, यह आपका क्या हो गया, तो याद रखना है ताप्ती नदी जो है यह आपका रिक्त घाटी में स्थित है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो कि सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आपको क्या करना है, तो स्थल के रूप है और इसकी प्रक्रिया बताए गए हैं, जो कि आपको अपने अनुभव के आधार पर इसका चयन करना है। देखिए, हम चर्चा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि इस प्रकार है। आप लोग पीडीएफ को ले लीजिएगा और ऑप्शन जो सी है अपने आधार पर चयन इसमें टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन देख लेते हैं। तो कथन पहला है, टॉलेमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिमी में क्या है, अति निकट है। जो कोलंबस है इन्होंने अनुमान लगाया था। ये कब पढ़ेंगे आप, जब आपके सिलेबस के अंतर्गत है। कब, जब भौगोलिक खोज आपके सिलेबस में आप जाकर देखिएगा, एक आपका टॉपिक दिया गया है भौगोलिक खोज भी पढ़ना है। तो वहाँ पे आप इन कोलंबस के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग यूरोप के अलग अलग देश जिसमें पुर्तगाल आते हैं, स्पेन आते हैं, ये सभी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, तो नेक्स्ट है, स्ट्रेबो ने एथियोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है। देखिए, अगर हम बात कर ले इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर जो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल दो है, यह सही है। पहला जो है यह गलत है, सेकंड आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है आपका, निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया है कि कालानुसार पूर्ववर्तीय क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसा करते हुए उसने लिगाउन तथा तेब्जियन का विरोध किया और परंतु ह्यून तथा और क्या है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ह्यून गुवेत के प्रत्ययों का समर्थन किया है तथा उनका विस्तारण भी किया है। यह कौन थे, तो याद रखना है इसके बारे में, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए। ठीक है, वो कौन थे, तो बेरेनियस थे। बेरेनियन अगर बात कर ले बेरेनियन के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि सामान्य तथ्यों की अगर विशेष की बात कर ले, तो इसमें भूगोल की समस्याओं को सर्वप्रथम बेरेलियन ने 17वीं शताब्दी में, याद रखना है कब, तो 17वीं शताब्दी में यह प्रश्न उठाए थे। बेरेनियन ने भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं भी बताए हैं। एक आपको याद रखना है विशिष्ट, और दूसरा बताएं क्या थे, तो दूसरा बताए थे यह भूगोल स्वीकार करने की एक बात की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बेरेनियम का महत्वपूर्ण एक प्रकार से ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण इनका योगदान है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनना है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें से हमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें से सही कथन को चुनना है। ठीक है, एक क्षेत्र जो हिम नदी नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, हिम नदी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। चलिए स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या कहता है, भी आकार की घाटी प्रदर्शित कर सकता है। कैसे प्रदर्शित कर सकता है, इसको भी समझना होगा। देखिए, भी आकार की घाटी का निर्माण क्या होता है, तो हिम नदी द्वारा नहीं बल्कि क्या होता है, नदी के द्वारा सिर्फ होता है। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से समझते चलना है। आ गया अब आपका सबसे फेवरेट और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आप इतिहास में कंफर्टेबल फील करते हैं।
ठीक है, तो इतिहास का कुछ क्वेश्चन है जो कि हम देख लेते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालिक वायसराय कौन थे? अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी हमारे साथ किए होंगे तो हम बहुत बेहतर विस्तार से बहुत बेहतर ढंग से आपको कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो शायद आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, तो याद रखना है लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो याद रखना है 1885 में। और इस समय जो भारत का तत्कालिक वायसराय था वो कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गदर पार्टी के संस्थापक थे, तो याद रखिएगा गदर पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं वह कौन रहे हैं, तो यह आपका हो जाएंगे लाला हरदयाल। ठीक है, और एक व्यक्ति हैं उनको भी आप याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन में तो दिए गए नहीं हैं लेकिन शायद आपसे पूछ दिया जाएगा। तो इस तरह से एक लाला हरदयाल हो गए और दूसरा हो गए कौन, तो सोहन सिंह। ये दो व्यक्ति थे जो कि मिलकर वर्ष 1913 में क्या करते हैं, तो गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था, क्या था नाम, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुए थे उसके बाद दो समितियां बनाई गई थी। पहला समिति जो है यह क्या है, तो हंटर कमीशन है। और एक समिति का नाम क्या था, ये आप लोग जरूर से बताइएगा। ठीक है, अगर हम बात कर ले हंटर कमीशन की, तो यह हंटर कमीशन जो है यह लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसमें 8 सदस्य थे। ठीक है, यह अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, याद रखना है। और एक भारतीय समिति थी जिसको हम कह सकते हैं तहकीकात समिति। ठीक है, यह आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी। तो ये दो समितियां का आप लोग याद रखेंगे जो कि किस लिए बनाई गई थी, तो याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इसको बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। कहता है गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा आपको वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था, तो याद रखना है एक तो आप गांधी समझ गए होंगे और दूसरा कौन थे, तो इरविन थे। ठीक है, ये दोनों को याद रखिएगा। और किनके प्रयासों से किया गया यह समझौता था, यह भी आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखना है तेज बहादुर सप्रू और जय, याद रखिएगा दो व्यक्ति हैं, एक हो गया आपको तेज बहादुर सप्रू और दूसरा हो गया जयकर के प्रयासों से क्या हुआ था, तो इन दोनों के बीच समझौता हुए थे। कब हुए थे, तो 1931 में हुए थे। आगे बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो जहांगीर से। ठीक है, सर टॉमस रो जो है यह जहांगीर से क्या करते हैं, तो अनुमति प्रदान करते हैं, अनुमति प्राप्त करते हैं, किस लिए, तो भारत में व्यापार करने के लिए, याद रखिएगा। और कब आते हैं, तो याद रखना है 1615 ईस्वी में पूर्ण रूप से इनको क्या होता है, अनुमति मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और यही वो काला समय था, काला दिवस एक प्रकार से कहा जा सकता है, जो कि व्यापार करने के लिए भारत में अनुमति मिल जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे भारत को व्यापार की दृष्टि से ना लेकर क्या किया गया है, तो प्रशासनिक दृष्टि से इस पर कब्जा किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है नील विद्रोह आरंभ हुआ था। नील विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका इस सब सिलेबस के अंतर्गत बहुत बार पढ़ाने को मिल सकता है जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा 1859 में। ठीक है, याद रखिएगा 1859 में क्या हुआ था, तो नील विद्रोह हुआ था। किस लिए हुआ था, तो यह भी आपसे शायद पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। देखिए औपनिवेशिक शासनकाल में अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया है उसमें सबसे प्रथम जो आता है वो क्या आता है, तो नील विद्रोह ही आता है, नील आंदोलन ही आता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष इसमें कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडियन एसोसिएशन ये सारा का सारा, देखिए आपको शिक्षक भर्ती के लिए इतना ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री हम आपको पढ़ा दिए थे, इतना डेप्थ में पढ़ा दिए थे कि आप लोग यकीन मानिए
थोड़ा सा भी आप लोग ईमानदारी से कॉपी पेन लेकर बैठते ना तो क्वेश्चन इस बार का जो एग्ज़ाम है वो हार्ड नहीं था। देखिए क्वेश्चन हार्ड था ये बात सही है, लेकिन हार्ड किसके लिए था? जो नहीं पढ़ा था। और हम आपको एक क्वेश्चन का अलग अलग तरीका से हर फैक्ट चीज़ को बता रहे थे, लेकिन वो चीज़ को आप लोग लिखे नहीं थे, इसलिए आपको टफ लगा। वो सारा लिखते तो आपका एक मोटा सा नोट्स बन जाता मॉडर्न हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। उसके बाद आप पढ़ते तो फिर देखते कि क्या मज़ा आता है। लेकिन आप लोग सोचे कि शिक्षक भर्ती एक ही बार होगा तो एक ही बार होगा, नहीं, फिर से आने वाला है, तो इस बार गलती नहीं करना है। और अभी भी स्टेट के लिए जो हम करवा रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए। इसका राइट आंसर अगर हम बात कर ले तो वो हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, 26 जुलाई 1876 को याद रखना है, महत्वपूर्ण दिवस है। इसी दिन क्या होता है तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होने देंगे। कहता है उपनिषेधों की विषय वस्तु है, तो उपनिषेध की जो विषय वस्तु होता है क्या होता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और याद रखना है उपनिषेध जो होता है एक प्रकार का क्या होता है तो हमारा दर्शन होता है। ठीक है, दर्शन का तात्पर्य आप लोग समझते होंगे, उम्मीद है मुझे। दर्शन का मतलब होता है क्या है तो जिसका शाब्दिक तात्पर्य होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना या फिर दर्शन की जिज्ञासा को शांत करना, एक प्रकार से दर्शन का मतलब होता है। ये मेरे शब्दों में बताया जा रहा है, तो इसको आप लोग याद रखना है। और उपनिषद क्या होता है तो हमारे जो भारतीय ग्रंथ हैं, हमारे जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिसमें ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, 4 वेद हैं, और ठीक है, तो उन सभी वेदों को आसान शब्दों में अनुवाद किया गया जो होता है उसी को हम उपनिषद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे यह किस वंश के शासक रहे हैं तो सातवाहन वंश के रहे हैं, याद रखना है। और इनका जो समय काल है यह कब से कब है आपसे पूछे जाएंगे, तो याद रखना है 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी तक जो है यह गौतमी पुत्र सातकर्णी का समय काल रहता है, ये आप लोग याद रखना है। और यह सातवाहन वंश का क्या थे तो 23वें, याद रखना है 23वें और सबसे महानतम एक प्रकार से कह सकते हैं हम शासक रहे हैं। और इनके अगर हम बात कर लें कि आपसे सैनिक के बारे में भी पूछ ले तो याद रखिएगा इनका जो सैनिक, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं सैनिकों के बारे में जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है तो याद रखना है इनकी माँ वल्लभी नासिक प्रस्ती से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को हल्के में ना लिया करें। प्रश्न कैसा पूछ रहा है और कहाँ से पूछ रहा है यह आप लोग अच्छे से वाकिफ हो गए हैं, बिहार में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है। इम्तिहान से हर चीज़ को आप लोग नोट डाउन कीजिए। फायन किसके शासनकाल में भारत आया? जो फायन है वो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है, तो अजंता के प्राचीनतम चित्र का जो काल रहा है यह आपको याद रखना है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रहा है। ठीक है, और यह आपका कहाँ है अजंता की गुफा, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ आपको क्या है तो मेगास्थनीज, फायान और हेनसांग है, जो कि ये सभी आपको पता होना चाहिए यात्री हैं। ठीक है, ये सभी क्या है तो ये सभी एक यात्री हैं और किसके किसके समय में भारत आए थे ये आपको बताना है। तो चलिए हम चयन कर लेते हैं, तो यहाँ पर राइट जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा तो याद रखना है यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेंगे और आप लोग सही कर लेंगे, अपने अनुसार आप मिला लीजिएगा यहाँ पे देखकर कि कहाँ कहाँ पे किसका मैच हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है उत्तर रामचरित्र के लेखक थे। उत्तर रामचरित्र शब्दों पे गौर करना है, शायद आप पहली बार भी सुन रहे होंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप शब्दों पे गौर करें। तो उत्तर रामचरित्र के जो लेखक रहे हैं यह कौन रहे हैं? एक सेकेंड आपका ये राइट आंसर अगर
एक सेकेंड, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्षमा चाहेंगे साथियों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, वही हम सोच रहे थे कि शायद मेरे से कुछ गलती हुआ है, वो यही गलती था, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उस उत्तर रामचरित के जो लेखक है यह कौन है, तो भवभूति है। भवभूति है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है भवभूति के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे, कहाँ से पाए गए हैं, क्या वो पाटलिपुत्र है या फिर गिरनार है, सारनाथ है या फिर उज्जैन है। तो जहाँ तक अगर विद्यार्थियों को हमें लगता है कि आप सोच रहे होंगे तो पाटलिपुत्र सोच रहे होंगे या फिर सारनाथ सोच रहे होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सारनाथ में या फिर पाटलिपुत्र में समय बिताया गया है अशोक के द्वारा। लेकिन याद रखिएगा, अशोक के जो 14 शिलालेख पाए गए हैं वो आपका गिरनार की पहाड़ी पर पाए गए हैं। और यह गिरनार की जो पहाड़ी है यह कहाँ पे है, तो याद रखना है गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में, जूनागढ़ के समीप में। याद रखिएगा, पूरा डिटेल में बता रहे हैं, गिरनार की पहाड़ी है। ठीक है, यहीं से क्या हुआ है, तो अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिएगा, बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध कहा जाता है। देखिए, बाबर और राणा सांगा के जो बीच युद्ध हुए हैं वह आपका इसमें कौन हो जाएगा, तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध कब होता है, तो याद रखना है 17 मार्च 1527 को होता है। ठीक है, और यह किसके बीच होता है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो कहता है अकबरनामा का लेखक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबरनामा का जो लेखक है यह कौन है, तो अब्दुल फजल हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। फिरोज शाह द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा जो है यह क्या है, तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा क्या है, एक प्रकार से तो यह है एक खैराती अस्पताल। खैराती अस्पताल का तात्पर्य है, अपने शब्दों में अगर हम लोग कहें वर्तमान शब्दों में, तो एक सदर अस्पताल होता है ना, सरकारी हॉस्पिटल होता है, उसी को खैराती कहते हैं ना। खैरात का है क्या, मतलब फ्री का है, तो वो समझना है खैराती अस्पताल। खैराती जो है यह एक प्रकार से क्या है, तो इस्लामिक शब्द है। ठीक है, अपने शब्दों में अगर हम बात कर ले तो यह आपका सदर अस्पताल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो याद रखना है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और यह जो है किसके द्वारा इसका रचना किया गया था, तो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि आपका अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% पूछने की संभावनाएं हैं। अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया है, तो वह व्यक्ति कौन है, तो याद रखना है वो हो जाएगा अब्दुल कादिर वंदाइनु। ठीक है, वंदाइनु जो थे यही क्या करते हैं, तो रामायण को फारसी में अनुवाद करते हैं, किसके कहने पे, अकबर के कहने पे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका चंपारण में तिनकठिया पथ जो प्रथा रही है इसका तात्पर्य क्या था। देखिए, चंपारण में जो तिनकठिया प्रथा था इसका सीधा सीधी तात्पर्य क्या था, तो याद रखना है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। आपको पता होना चाहिए जो चंपारण का जो तिनकठिया पद्धति था, या फिर हम कह लें एक प्रकार से यहाँ पे, तो यह क्या था, तो आपको जैसे कि 20 एकड़ ज़मीन है, तो 20 एकड़ ज़मीन पर 3 एकड़ ज़मीन पर क्या करना होता था, तो नील की खेती करना अनिवार्य था सभी किसानों को। और यह कब कैसे किया जाता था, तो याद रखिएगा अंग्रेज़ों के द्वारा धीरे धीरे क्या किया गया, तो यहाँ के किसानों पर अधिक कर लगाकर, अधिक उनको एक प्रकार से कह सकते हैं हम टैक्स लगाकर किया गया है। और दूसरा था उनको
ज़्यादा से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उनको पैसा दिया गया, तरह तरह की चीज़ों ज़रूरत पूरा किया गया शुरुआत में, और उस ज़रूरत के हिसाब से उनको क्या कर दिया गया है, तो उनको दबाया गया जब वो चुकाने में क्या हो गए, असमर्थ थे। जब वो चुकाने में असमर्थ हो गए तो इसी को क्या कहा गया है, तो कहा गया, इसको अपने शब्दों में हम कह रहे हैं तो इसको कहा गया क्या, तो एक सेकेंड, थोड़ा सा हम मेरे शब्द को थोड़ा सा समझने का, मेरे अंदर शब्द थोड़ा सा आ रहा है लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं, कहना जो समझ चाह रहे हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं बंधुआ मजदूर, हाँ ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, बंधुआ मजदूर एक प्रकार से, ठीक है। बंधुआ मजदूर बनते गए धीरे धीरे, और उन पर क्या करते गए, तो नील खेती के लिए अनिवार्य रूप से अथी लगाते गए, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को समझना है, बहुत आसानी से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई नया भी हो तो वो भी समझ सकता है। वैसे हम बेहतर ढंग से समझा सकते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन अभी हम लोग को पास टाइम नहीं है, ठीक है। हम सोचे थे, आपको सिलेबस भी बताए थे, उसमें हम डिस्कस किए थे कि आपका क्लास पूरा एक प्रैक्टिस सेट लेंगे और दूसरा थ्योरी क्लास लेंगे, लेकिन समय की कमी को देखते हुए अभी हम प्रैक्टिस सेट ही ले रहे हैं। अब आप ही बताइए, आपका 25 तक क्या था, 25 तक फॉर्म भराया था, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया गया, बीएससीबी के द्वारा डायरेक्ट आपका 2 दिन के बाद एडमिट कार्ड निकाल दिया गया है, और आपका 11 से, शायद 11 से आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट है। तो आप ही बताइए इतना जल्दी अब कैसे होगा। और एक तो समझ में नहीं आ रहा है, चाहे बीएससीबी हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी हो, बिहार का कोई भी आयोग हो, समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाह रहा है, पता नहीं चल रहा है। इतना जल्दी कभी एग्ज़ाम होता है, इतना स्पीड में अगर सब एग्ज़ाम लेने लगता तो ये शिक्षक जितने हैं इनको 4 साल क्यों तरपाया गया था, हमको तो पहला यही समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ राजनीति है, इसमें हम लोगों को नहीं फंसना है, अपना तैयारी बेहतर रखना है। आगे बढ़ते हैं, नाबार्ड का प्रमुख कार्य है। देखिए, नाबार्ड का प्रमुख कार्य बहुत सारा है, लेकिन इसमें अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय बैंकों का क्या करना है, तो ऋण प्रदान करना है। वैसे अगर हम बात कर ले नाबार्ड की, तो नाबार्ड जो है एक प्रकार का संस्था है जो कि ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती है, जिसमें सिर्फ हम व्यापारिक बैंकों की हम ना बात करके क्या कर सकते हैं, तो ग्राम में, गांव में जो होता है हर तरह का विकास का कार्य नाबार्ड करते हैं, जिसमें हम सड़क निर्माण की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो है वो क्या कह रहा है कि जब आगमन कीमती स्थिर हो और ब्रह्मा मिथ्यावता न हो तो उद्योग वक्र क्या होगा। चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में कहना क्या चाहता है और इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए, हम अगर चर्चा कर लें इसके बारे में तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, तो सीमांत लागत वक्रों के उर्धारण योग से क्या हो जाएगा, तो वो व्युत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। आगे हम देख लेते हैं, कुछ और भी प्रश्न है। तो कहता है, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है। कैसे बनता है, तो यह आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में बनता है, ठीक है। यह आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे महत्वपूर्ण यह सब क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, रोजगार के क्लासमिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। रोजगार के बारे में पूछ रहा है, किसके सिद्धांत, तो क्लासमिकी सिद्धांत, ठीक है। आपके सिलेबस के अंतर्गत है ये क्लासमिकी सिद्धांत, आपको पढ़ना है। इसमें अगर हम बात कर ले राइट आंसर की, तो वो आपका हो जाएगा क्या, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी। 1, 2 और 1, 1, 3 और क्या हो जाएगा 4। 1, 3, 4 क्या क्या है समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला है, क्लासमिकी सिद्धांत पूर्ण रोजगार के मान्यता पर आधारित है, जो कि बिल्कुल सत्य है। पूर्ण रोजगार का क्लासमिकी स्मरण मौसमी बेरोजगारी व संघर्ष जनित बेकारी से संगत है, जो कि यह भी बिल्कुल सत्य है। और चौथा आपका क्या है, तो क्लासमिकी जो है यह क्या है, तो अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मजदूरी में कटौती की वकालत भी की है। यह 100% सही है। इसमें से कोई भी अगर कथन आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्देशित करता है। एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्देशित करता है, यह आपका हो जाएगा क्या? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे सी होगा। वित्त निभाग प्राप्तियों और वित्त निभाग भुगतान के बीच में अंतर को करता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं चीज़ अच्छा लग रहा होगा, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए आज पहला क्लास है, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे तो हम बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। आज अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा, क्या सही था क्या गलत था, क्लास में और क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से आपको वो परिवर्तन मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है? भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का जो हिस्सा नहीं रहा है वह क्या था? तो याद रखना है कृषि जोत कर। या कृषि जोत कर जो है यह याद रखना है क्या था? तो भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का एक प्रकार से हिस्सा नहीं था, जो कि आप लोग याद रखेंगे। बाकी सभी जो रहे हैं ये उसका हिस्सा रहे हैं। अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत के जो है प्रस्तोता जो मतलब मानने वाले अर्थशास्त्री का नाम क्या है, ये आपका चयन करना है। तो याद रखेंगे इस मत को जो मानने वाले व्यक्ति हैं वह कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे कौन? तो याद रखेंगे रिकॉर्डो जो रहे हैं यह क्या मानते हैं? तो यह मानते हैं कि अनाज का मूल्य क्या रहा है, तो इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि इसलिए है कि अनाज जो है उसका मूल्य अधिक रहा है। तो यह किनका मानना है? तो यह मानना रिकॉर्डो का है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचदार और विदेशी उत्पादों की आपूर्ति पूर्णतः बेलोजदार हो तो पूरा प्रशुल्क क्या होगा? देखिए इसका पूरा प्रशुल्क जो होंगे वो क्या होंगे? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या? याद रखेंगे विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे सीधा सीधी समझना है हम सभी को। यदि निर्यातकर्ता देश की पूर्ति बहुत बेचौल होगी और ये आयात जो होगा वो कर्ता देश की मांग अधिक होगा, तो क्या होगा? तो लोचदार जो होगी वो क्या होगी? तो प्रशुल्क का पूरा भाग उत्पादक को वहन ही करना पड़ेगा। सीधा सीधे शब्दों में कहने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से समझना है। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का शब्द है तो आपको टफ लगेंगे, लेकिन याद रखेंगे ये सभी जो है 9th और 10th लेवल का है, ये आप 100% बेफिक्र रहें। ठीक है, अब देखिए आयोग आपसे क्या पूछ दे, बीएसईबी जो है ये आपसे क्या पूछेगा ये हम तो अभी गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सिलेबस की अगर बात कर लें तो जो सिलेबस में है हम उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, लेकिन दुख की बात यह है कि बिहार की जो जितने भी एग्ज़ाम लेने वाली संस्थाएं हैं वो अपने सिलेबस से भटक जाते हैं। सिलेबस में कुछ और बोलते हैं, प्रश्न कहीं और से पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। एक तरह से कहा जाए तो उनको भी शायद पता है कि हम जो सिलेबस दिए हैं उस पर बच्चे 100% वर्क करेंगे, तो उनको अपने सिलेबस पे ही भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो अपने वादे से पिछड़ जाते हैं, ये भी हम कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है वित्त विधेयक वह विधेयक है जो कि क्या कहे? तो वित्त विधेयक क्या है साथियों? तो याद रखना है वित्त विधेयक एक प्रकार से क्या है? तो सरकार की करों आदि द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का एक क्या है? तो प्राधिकरण है। ठीक है, सिंपल शब्दों में हम समझाने का प्रयास ही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए कहता है निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा भारत के राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? देखिए प्यारे साथियों, इसमें अगर राइट आंसर हम बात कर ले तो वो क्या हो जाएंगे? तो याद रखना है CSO होगा। अब CSO क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। देखिए भारत के में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नामक एक संस्थाएं चला जाती है। शिक्षक भर्ती की जब तैयारी कर रहे थे बहुत बेहतर ढंग से वहाँ पे हम आपको बताए थे। ये संस्था के द्वारा क्या किया जाता है? तो याद रखना है इसके द्वारा संकलन देश के में जितने प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जितने भी प्रकार की आय है उनका संकलन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, समन्वय किया जाता है और लोगों के
और क्या किया जाता है, तो हमारे संसद में प्रकाशन अर्थात प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में। और यह बात आप लोग याद रखिएगा कि हमारे भारत में जो जीडीपी है, जीएनपी है, या फिर हम कह लें पीसीआई जो पर कैपिटा इनकम है, तो ये सभी चीज़ों का आकलन जो करती है यह कौन करती है, तो सीएसओ के द्वारा ही किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताते हैं, अगर आप सच में ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत चीज़ों यहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक है, दिक्कत क्या है कि आप लोग जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उस वहीं तक आप सीमित रहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ से सीख कर जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको नॉलेज बढ़ेगा और ये आने वाली चीज़ हर एग्ज़ाम में आपसे सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ सोच कर चलिए, ज्ञान कहीं व्यर्थ नहीं जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, भारत की पंचवर्षीय योजना में से किस को एक उसके समापन की निर्धारित तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष है और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यह आपका पंचवर्षीय योजना इसमें से कौन सा रहा है। देखिए इसमें से जो पंचवर्षीय योजना रहा है वह कौन सा रहा है, तो याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1978 को, ठीक है, से लेकर इन योजना का प्रारंभ किया गया था। और इसको 4 वर्षों में ही, जो कि पंचवर्षीय योजना जो होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन इस योजना को 4 वर्ष के अंदर ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि वो क्या करे, तो याद रखना है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए, तो याद रखना है साथियों, उसे सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, समझिएगा, इकोनॉमिक्स का मुद्रास्फीति शब्द है, थोड़ा सा समझिएगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री को क्या कर दिए, तो कर के वो बढ़ा दें। ठीक है, क्यों बढ़ाए, यह भी क्वेश्चन आपके मन में होगा। तो याद रखना है क्योंकि इन दिनों प्रतिक्रिया से मुद्रा का प्रभाव वाणिज्य बैंक से केंद्रीय बैंक की तरफ होता जा रहा है, जिससे मुद्रा प्रसार पर अंकुश लगेगा। ठीक है, तो ये कारण है, इस वजह से थोड़ा सा कर बढ़ा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान देंगे, नेक्स्ट कहता है देश भुगतान से संतुलन की अवस्था में तब होता है जब क्या होता है, तो याद रखना है घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। कारक क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएंगे, तो याद रखना है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3। 1 और 3 क्या कहता है, तो पहला कहता है आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करने की, जिनकी कीमत में गिरावट आ सकती है। ठीक है, और आपका तीसरा जो है यह क्या कहता है, तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जो कि बिल्कुल ये सत्य है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कारक बाजार में एक केंद्रांतरित कारक के अंतर्गत और उत्पादन बाजार के में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की अवस्था का घोतक करती है। तो यह आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएंगे, तो याद रखना है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन हम। चलिए, हाँ यहाँ पे और भी प्रश्न है, आपका ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना है ए ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2 और 3, 2 और 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा हम आगे जल्दी बढ़ते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, काफ़ी लंबा क्लास हो चुका है। कहता है सुम मीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि, याद रखेंगे इसका आपका राइट आंसर होगा यह नवप्रवर्तक होता है इसलिए कमाते हैं। यह किसके द्वारा कथन है, तो याद रखना है प्रोफेसर सुमीटर के अनुसार ही एक कथन है। ठीक है, प्रोफेसर सुमीटर का कथन है, यह आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। चलिए हम विचार कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। पहला सबसे पहले 4, 2, 1 और उसके बाद आपका क्या होगा 3।
4 क्या है तो राष्ट्रीय आय है। उसके बाद आपका क्या है तो याद रखना है निजी आय होगा। उसके बाद आपका क्या होगा तो वैश्विक आय होगा और अंत में आपका प्रयोज्य आय होंगे। इस तरह से थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है किन्स के अनुसार सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति है। किन्स के अनुसार पूछ रहा है, आपको याद रखेंगे किन्स का जो कथन है वह सर्वप्रथम क्या है तो कभी भी इकाई के अधिक नहीं होगी। यह किन का कथन है तो किन्स का कथन है, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। जल्दी देख लेते हैं हम यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, 2 और 3 जो है ये सही है। 2 और 3 देख लेते हैं तो 2 पहला है कि वामताओं के कलिप्त अस्तित्व के साथ और नेक्स्ट उसके बाद है अभिभाज्यताओं के कलिप्त के अस्तित्व के साथ। ये दोनों कथन क्या है तो आपका सत्य है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे तो विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विकास नियोजन का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है वह क्या रहा है तो याद रखेंगे अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था को सुनियोजित करना रहा है, सुनिश्चित करना रहा है, जो कि आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आभास लगान कब उत्पन्न होता है। तो आभास लगान जो उत्पन्न होते हैं यह कब होते हैं तो याद रखेंगे यह आपका अल्पकाल में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अल्पकाल में जो होते हैं यह आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है जब एसी गिरता है तो एमसी क्या होता है जल्दी से बताइए। देखिए यह आपका ज्योग्राफी का एक प्रकार से है। ठीक है, ज्योग्राफी अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे बेहतर ढंग से आप समझ पा रहे होंगे। देखिए कहना क्या चाहता है, इसका राइट आंसर होगा जब गिरती है। क्या होता है देखिए जब एसी गिरती है तो एमसी भी गिरती है और एसी की अपेक्षा दोगुनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना होगा। अभी मेरा पेन यहाँ पे तो चल नहीं पाएगा, नहीं तो हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको इस प्रकार से एक ग्राफ का माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि थोड़ा सा दिखा ही देते हैं आपको। देखिए जब ये एक प्रकार से क्या है एसी है। ठीक है, समझिएगा। और इसी प्रकार से आपका क्या जाता है, एक सेकंड, इसी प्रकार से आपका क्या जाएगा तो इसी प्रकार से एमसी जाएगा। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा है कि जब एसी गिरता है तो एमसी भी गिरता है और ये दोनों क्या होती है तो एसी की अपेक्षा दुगनी होती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिए नहीं समझ में आएगा जो क्वेश्चन बिना किसी दिक्कत हो, बिना किसी संकोच के आप कमेंट कर दीजिएगा। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो न्यूनतम प्रयास विश्लेषण जो है यह किसके द्वारा किया गया है तो याद रखना है यह आपका एच लिविंगस्टन के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, यह आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कहता है कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में जो है यह क्या है तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। ठीक है, यह क्या है तो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में बताया गया है, जो कि आपको थोड़ा याद रखना होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सभी जो हैं एक प्रकार से याद रखेंगे बहुत दार्शनिक हैं, एक प्रकार से अर्थशास्त्री हैं, जिनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। रिकॉर्डों के अगर बात कर ले तो रिकॉर्डों ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी, क्योंकि क्या होगा तो यह आपका रिकॉर्डों के अनुसार भविष्यवाणी किए गए बात थे, जो कि अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। और यह आप देख सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में अगर हम बात कर ले तो आज के वर्तमान स्थिति में देखते देखते समय और भी आगे बढ़ेगा जब अपने देश में कृषि भूमि सच में नहीं बचने वाला है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरवादी विचारक राज्य को मानते थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं 19वीं शताब्दी के जो उदारवादी विचारक रहे हैं यह राज्य को क्या मानते थे तो याद रखना है यह आपका राज्य को क्या मानते थे तो ये मानते थे एक आवश्यक बुराई। ठीक है, क्या मानते थे एक आवश्यक बुराई मानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर किए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो स्वरूप रहा है यहाँ पे बहुत ही बेहतर ढंग से आप समझ पा रहे होंगे कि इसका जो स्वरूप रहा है गणतांत्रिक, संघीय और अध्यात्मात्मक रहा है। ठीक है, इसको आप कतई भी मत भूलिएगा। ठीक है, जिसमें हम अगर बात कर ले तो राज्य अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं जो कि फ्रांस के आयातित और तथा केंद्र के राज्य की शक्ति का विभाजन होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिए गए हैं फ्रांस से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है। दबाव समूह का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, तो यह आपको याद रखना है अपने सदस्यों के हितों का विकसित करना। ठीक है, दबाव समूह जो होता है अपने सदस्यों को हितों की विकसित करता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो कहता है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। देखिए प्यारे साथियों, संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं जिसमें याद रखिएगा आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, और यह आपका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 के अंदर इसका उल्लेखित मिलता है। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के आह्वान पर इसकी क्या बुलाई जाती है, अधिवेशन बैठक बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन करते हैं, तो याद रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हर प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर मिल पा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अगर चर्चा कर लें तो कहता है संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो प्यारे साथियों यह आपको याद रखना है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं ये भी पूछ लेगा, तो अनुच्छेद 316A के तहत करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए भारत में प्रथम जो गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो यह आपको याद रखना है मोरारजी देसाई थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, कौन कराता है, राज्य विधानसभा। ध्यान सुनिएगा, विधानसभा की बात की जा रही है, तो इसका जो चुनाव होगा वह कौन कराता है, तो याद रखना है मुख्य चुनाव अधिकारी कराते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए चुनाव कहीं भी हो, चाहे वो राज्य का हो या फिर आपका केंद्र का हो, वो तो चुनाव आयोग ही करवाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कहता है किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति व्यवस्था कायम करता है। किसके देखरेख में करता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपका राज्य के गृह मंत्री के अंतर्गत। ठीक है, गृह मंत्री का कार्य क्या होता है, तो गृह मंत्री का ही कार्य होता है, राज्य का हो या फिर देश का गृह मंत्री हो, तो अपने गृह के अंतर्गत शासन प्रशासन की व्यवस्था को देखरेख इन्हीं के अंतर्गत में की जाती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जाँच नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो याद रखना है यह आपका होगा नगर निगम। ठीक है, नगर निगम जो होगा इसका राइट आंसर होगा मुख्य लेखा अधिकारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सरकारी उपक्रमों के आय व्यय की क्या करती है, जांच करती है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा देर नहीं है, बस पहुंच चुके हैं। आपका 100 क्वेश्चन है जो कि 100 मार्क्स का होने वाला एग्जाम है, तो थोड़ा सा हम बस नज़दीक ही हैं। निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषताएं नहीं है। नौकरशाही का मतलब क्या होता है, नौकरशाही का मतलब ये नहीं होता कि नौकरशाही का मतलब सरकारी कर्मचारी होता है। ठीक है ना, तो आप जब किसी चीज़ की किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप नौकरशाही बनने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अक्षमता। ठीक है, क्या हो जाएगा, अक्षमता जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अक्षमता बेरोजगारी की विशेषण नहीं है, जबकि स्थायित्व, तटस्थता और गोपनीयता इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। कौन सा सिद्धांत एकतावादी संप्रभुता को विरोधी है, तो साथियों वह सिद्धांत एकतावादी का विरोधी कौन सा है, तो यह आपका हो जाएगा, याद रखना है बहुलवाद। बहुलवाद जो है इसका क्या है, तो विरोधी है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा कर लें तो कहता है
लेवियाथन, लेवियाथन के लेखक है कौन है? लेवियाथन के जो लेखक रहे हैं यह आपका है कौन? तो हॉब्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉब्स के बारे में आप लोग को नहीं पढ़ना है, हाँ, लेकिन पीजीटी वाले जो हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस है उनको तो भर भर के पढ़ना है। हॉब्स हो गए, अरस्तु हो गए, मेकियावेली हो गए, सबके बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस वाले का जो कि 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो कहता है सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? सामान्य इच्छा का जो प्रतिपादन किया है किसने किया है? तो प्यारे साथियों यह आपको किसके द्वारा है? तो रूसो के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? रूसो के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो याद रखना है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो सामाजिक समझौता के सिद्धांत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की संवर्धित सूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक योजना जो है यह क्या है? तो हमारे भारतीय संविधान के संवर्धित सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। और यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? यूनानियों ने न्याय की जो पक्ष पर जोर दिया है वह कौन सा है? तो याद रखेंगे वो होगा आपका नैतिक पक्ष पर। ठीक है, नैतिक पक्ष पर जो है यूनानियों ने न्याय के पक्ष पर जोर दिया है, यह आपको याद रखना है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य है क्या? सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है वो आपको याद रखना है सामाजिक हित है। ठीक है, क्या है? सामाजिक हित ही सामाजिक न्याय का प्रथम लक्ष्य है, जो कि आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो याद रखना है प्रतिस्पर्धित समूह। क्या हो जाएंगे? प्रतिस्पर्धित समूह जो है यह आपका याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं 89वें सूची 1 और सूची 2 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक तरफ सूची 1 और सूची 2 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सुमिस्टर टम्स है, रॉल्स है, यहाँ पे हैं पॉपर हैं, हेबर मास हैं और उनके द्वारा कुछ प्रस्तुत उनके पुस्तकें हैं जो कि उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। इसका राइट आंसर अगर हम बात कर लें तो वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, सी को आप सही कर लेंगे। ठीक है, सी मिला लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। यह कथन किसका है कि मानव चेतना से स्वतंत्रता का प्राभुत्व होता है? स्वतंत्रता के में अधिकार समाहित है और अधिकार राज्य की मांग करता है। यह कथन किनका है? तो याद रखेंगे प्यारे साथियों यह आपका टी.एच. ग्रीन का है। किनका है? टी.एच. ग्रीन का है यह कथन, जो कि आपको याद रखना है। और इनकी पुस्तक आपसे शायद पूछ ले तो यह भी आप लोग याद रखेंगे, लेक्चर्स ऑन, क्या हो जाएगा? लेक्चर्स ऑन ज्यूडिडिस। इनका जो पुस्तक है इसी में इसके बारे में क्या किया गया है? यह स्टेटमेंट दिया गया है। आगे चलते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोध हो की अनुपस्थिति है? तो यह कथन किनका है? तो यह कथन आपका सीले का है। सीले के द्वारा कहा गया है कि स्वतंत्रता जो है यह विस्तृत वर्णन किया है और वह स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? तो साथियों तर्क यह देते हैं कि तर्क यह देते हैं कि स्वतंत्रता जो है यह प्रतिरोधों की क्या है? अनुपस्थिति है। उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। थोड़ा सा देखिए, आज पहला क्लास है तो शायद आपको लगेगा कि बोरिंग है, लेकिन यकीन मानिए अच्छा लगेगा। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एकदम बेस्ट क्लास है। ठीक है, किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुरान कथा है? किसने कहा आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुरान कथा है? तो यह आपका हो जाएगा किसके द्वारा? तो याद रखना है यह आपका जी.डी.एच. कोल के द्वारा कथन है। ठीक है, जी.डी.एच. कोल के द्वारा यह कथन है जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? तो व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य जो है यह किसने प्रस्तुत किया है? तो यह आपको याद देना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, क्या होगा? हर्बर्ट के द्वारा। हर्बर्ट जो है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक मैन स्पेंसेस के अंतर्गत क्या कहा है? तो व्यक्तिवाद की नैतिकता औचित्य प्रस्तुत करते हुए यह बतलाया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आप सभी को एक चीज़ बता देते हैं, अभी वक्त बहुत कम है और
नाइन्थ और 10th का बहुत आपका सेम सिलेबस के अंतर्गत सारा आपका नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। किसी को भी चाहिए तो प्लीज़ हमें आप कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट्स मेरे पास मिल जाएगा। ज़्यादा दाम नहीं है, बहुत सीमित दामों में आपको नोट्स मिलेगा। और नोट्स जो है एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स देखना है तो आपको एक सिलेबस आपका जो 9th और 10th का सिलेबस जो है यह मेरे अभी अभी वीडियो के लिंक हम दे देंगे, नहीं तो आप चैनल पर जाएंगे तो देख लेंगे। सेकंड आपको दिख जाएगा, उसमें आपको बेहतर ढंग से दिखाया गया है कि मेरा नोट्स कैसा है। सेम टू सेम जो आपका टॉपिक है, जो आपका सिलेबस में टॉपिक लिखा गया है, उन सभी टॉपिकों पर आपको नोट्स है, ठीक है। अगर किसी को भी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग नोट्स को ले सकते हैं, क्योंकि अभी वक्त बहुत कम है और नोट्स पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ से आप डायरेक्ट एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं। यह विचार की विधि एवं स्वतंत्रता का दूसरे के विरोध समर्पित है। क्या है तो याद रखना है, यह हो जाएगा आपका अराजकतावादियों द्वारा, ठीक है। यह अराजकतावादियों द्वारा कहा गया कि यह विचार की विधि एवं स्वतंत्रता के दूसरे के विरोध क्या है, समर्पित है। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे तो हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक सेकेंड, चलिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूर्वी तिमोर विश्व का सबसे बाद का स्वतंत्र राष्ट्र पहले जिसके द्वारा शासित था, यह कौन होगा? तो याद रखना है प्यारे साथियों, यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है यह पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया द्वारा शासित था और यह सन 1998 में जो है इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लंदन स्टॉक मार्केट इंडेक्स को कहा जाता है, क्या इसको क्या कहा जाता है? तो यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो याद रखना है फुटसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुटसी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, यह बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए 1876 में हुआ था पहली बार, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो ये आपसे भी पूछे जा सकते हैं कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे ग्रीक में हुआ था, ठीक है। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह आपका 5वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखेंगे, पैगंबर हजरत महल के द्वारा, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की है? तो यह आपको याद रखना है कि वर्ग रहित समाज की जो संकल्पना करते हैं यह कौन करते हैं? तो यह आपको याद रखेंगे, यह कौन करते हैं? तो यह करते हैं आप क्या हो जाएंगे? तो कार्ल मार्क्स करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स करते हैं, याद रखेंगे। और अंतिम आपका प्रश्न है कि गौरवपूर्ण या फिर रक्तहीन क्रांति इनमें से किसे कहते हैं? देखिए इसमें से राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की जो क्रांति है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम जेम्स द्वितीय के द्वारा शासनकाल हो रहा था और इस समय यह क्रांति होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गौरवपूर्ण या फिर रक्तहीन क्रांति कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है यह समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी से विनती है, देखिए आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज यह पहला क्लास था, इसलिए आपको फीडबैक जरूर देना है। देखिए क्लास अच्छा लगे बुरा लगे आपको स्किप करके नहीं जाना है, अपना फीडबैक देना है ताकि हम उसमें बदलाव करते रहें, ठीक है। तो फीडबैक दीजिएगा और इसका टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अभी जस्ट वहाँ पे आप लोग पीडीएफ को ले लीजिएगा। और प्लीज़ आपसे विनती है कि थोड़ा सा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर करिएगा साथियों, आप सभी से विनती है, ठीक है। बस इतना ही, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।